हेलो। गुड। जो उसका जो उसका रिवीजन घर पे चालू है कि नहीं करते हो? क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ रहे हैं ना, कुछ यूनिट्स इसके लिए। एंड सेकेंडली आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप क्या करो, रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस तो है होगा तुम लोगों के पास, सारे पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। एक आधा कंसेप्ट नहीं समझा या कुछ आपको डिटेल में पढ़ना लगा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ आपको फिर से एक बार, और दोनों करके भी अगर नहीं समझा तो मैं हूं इधर, है ना। चलो, कल कहाँ तक पढ़े था? हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कौन सी चीजें हैं जिसमें क्या होता है, कंसिडरेशन जो है वो वॉइड माना जाएगा, कंसिडरेशन अनइथिकल या फिर क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सो कौन सी चीजें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? ट्रेडिंग विथ इनेमी। क्या ट्रेडिंग विथ इनेमी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? यस। क्या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? हाँ है। यस। प्रोसीडिंग्स को दबाना, मेंटेनेंस एंड चैम्पिटी। अगर कोई अनरीजनेबल अमाउंट हो तो क्या वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? हाँ है। नेक्स्ट इज ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग सुना है वर्ड? क्या? गर्दी करना? नहीं, मेरे को पहले यही लगता था, इसके लिए बोला। डूइंग समथिंग अनएथिकल। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस इज नथिंग बट, मतलब कोई एक पर्सन है, उसका जेन्यून सीट लेकर उसके जगह पे आपको एम्प्लॉय करवाना, ये भी ट्रैफिकिंग ही हुआ। जैसे कि क्या है, कोई एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वहां पे एक बेचारा बंदा, उसने एमपीएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम्स है वो स्कोर करके क्या किया है, वो जॉब क्या की है, हासिल की है, जॉब हासिल की है। बट आपको वो सीट चाहिए, आपको वो जॉब चाहिए, आपको वो औहदा चाहिए। तो आपने क्या किया, कोई जो बड़े लेवल का आदमी है, कोई मैनेजर है, उसको आपने पैसा दिया, बोले एक काम कर, वो वहां पे जो है उसको जॉब पे से निकाल दे, और उसके जगह पे ब्रेक दिया बेसिकली आपने, उसके जगह पे मेरे को क्या कर देना, एम्प्लॉय कर देना। सो अल्टीमेटली क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे कोई जेन्युइन पर्सन की जगह जा रही है, या फिर आपका वहां होना मतलब किसी जेन्युइन पर्सन का सीट कम होना हुआ। या जैसे अपने ये पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड्स है, वो अवार्ड खरीद लेना। अगर आपने पैसा देके वो अवार्ड खरीद लिया तो क्या किसी एकाधे जेन्युइन पर्सन का अवार्ड कम हो सकता है? दैट इज नथिंग बट ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड विच इज void in nature. देन है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलिस। व्हाट इज मोनोपोली? सिंगल सेलर, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, देर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट, देर आर एन नंबर ऑफ कस्टमर्स बट ओनली वन सेलर। अभी वन सेलर होने के बाद क्या वो प्राइस में इंफ्लुएंस कर सकता है? आज 100 रुपए में चीज बेच दी, कल मन किया 200 कर दिया, फिर 1000 कर दिया, क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, जहां पे वो होल एंड सोल क्या है, डिसीजन मेकिंग उसके पास है पूरी पावर। क्या हुआ, डाउट है मोनोपोली में? हाँ, मोनोपोलिस्टिक इज डिफरेंट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इज डिफरेंट, देन परफेक्ट मार्केट है, ये सारे आपके दैट इज डिफरेंट, इकोनॉमिक्स में होगा। तो मोनोपोलीज अल्टीमेटली, अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं, दो कंपनीज है, एक एक्सवाइजेड और एबीसी कंपनी, क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते हैं, और ऐसा कोविड का टाइम आ गया, कोविड का टाइम आ गया और दोनों कंपनीज ने क्या किया, आपस में टाई अप कर लिया।
या दोनों कंपनीज के मैनेजर्स ने आपस में बातचीत कर ली, बोले अपन क्या करेंगे, अपन मर्जर कर देंगे, XYZ और ABC कंपनी का मर्जर कर देंगे, मतलब दोनों कंपनी विल बी वन कंपनी। सो मर्ज करने के बाद वो एक कंपनी बन जाएगी, और मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर 800 में बेचता हूँ, ऐसा XYZ ने बोला, और ABC ने बोला मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर 850 में बेचता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, दोनों कंपनीज को मर्ज कर देंगे, अल्टीमेटली एक कंपनी हुआ, तो कस्टमर को वहीं पे आना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अपने रेट डबल ही कर देंगे, डबल से भी ज्यादा। सो वी विल सेल ईच सिलेंडर फॉर 2000 रुपीज, 2000 में एक सिलेंडर। और तब तो कोविड का टाइम था, वहां पे बहुत हाई रेट पे उन्होंने क्या सोचा कि सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को। तो ऐसा मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट करना, ये क्या बन जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, हेंस सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी void in nature. Marriage brokerage contract, marriage brokerage contract, an agreement to negotiate marriage for reward, which is known a marriage brokerage contract, is void and opposed to public policy. पैसा मिलने के लिए या पैसों के लिए किसी से शादी करना और बाद में शादी तोड़ देना, दिस विल बी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या बन जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस दैट विल बी void in nature. तो ये जो मैरिज ब्यूरोज वगैरह होते हैं, क्या ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैरिज ब्यूरोज वगैरह वैलिड क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो जस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, शादी करवाना ये उनके हाथ में नहीं होता है, वो बस मैच करवाते हैं, ठीक है। देन इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई कानूनन कोई कार्रवाई कर रहा है या कोई पनिशमेंट कर रहा है, वहां पे आपको इंटरफेयर करना या वहां पे बीच में किसी का टांग अड़ाना या डिस्टर्ब करना कानूनन कार्रवाई में will be considered as opposed to public policy है, and hence it will be void in nature. Then है interest against obligation, उसके कुछ एग्जाम्पल है, an agreement by agent to receive without its principal's consent compensation from the other performance. अभी जनरली क्या है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, एजेंट को कैसे काम करना चाहिए, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना चाहिए, एजेंट को पैसा कैसे रिसीव करना चाहिए, एजेंट शुड ऑलवेज रिकवर और रिसीव द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर अगर उसने कुछ पैसा कस्टमर से रिसीव किया है तो वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। कंसिडरेशन विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब जो कंसिडरेशन लॉ के नजर में सही नहीं है, जो लॉ के नजर में इलीगल है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे, वॉइड बन जाएंगे। ये देखो हमारे पास एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, एक वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट है, प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट वंस, जिसको जो समझ में ना आए मुझे हाथ ऊपर करके पूछो। हाँ बोलो आकांक्षा। एजेंट ने घपला किया, हाँ, इट इज अ केस ऑफ ट्रैफिकिंग। कैसे? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी एक जेन्युइन व्यक्ति को वो जगह से निकाल कर या किसी एक जेन्युइन व्यक्ति का सीट लेकर हमें वो जगह पे एम्प्लॉय करवाना, ट्रैफिकिंग है ना। फ्रॉड बोल सकते हो, ट्रैफिकिंग नहीं। सो फ्रॉड किया तो देन एजेंट विल हिमसेल्फ बी लायबल एंड नॉट द प्रिंसिपल। गैम्बलिंग कर रहा है तो देन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल है, देन ही विल बी हिमसेल्फ लायबल ऑन हिज बिहाफ। गो थ्रू कर लो कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया तो वॉइड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ओके नो प्रॉब्लम। किसी अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड माइंड के पर्सन ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट विल ऑल्सो बी वॉइड, क्योंकि वो कैपेसिटी में नहीं होता है। जहां पे बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मतलब दोनों पार्टीज का कंसेंट मिसिंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको एक ऑफर दिया, आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1.5 लाख, और आपको ये नॉलेज है कि आई हैव 2 कार्स, वन इज रेड कार एंड वन इज ब्लैक कार। आपको ऐसा लग रहा है कि मैम को कौन सी कार सेल करनी है, ब्लैक कार सेल करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी कार सेल कर रही हूँ, रेड कार। वी आर नॉट सर्टन अबाउट
वी आर नॉट सर्टन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तो यहाँ पे मिसिंग है ही। दूसरी बात, क्या यहाँ पे कंसेंट मिसिंग है? आपको कुछ लग रहा है, मेरे को कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड की तरफ से देर इज नो कंसेंट, कंसेंट इज मिसिंग, फ्री कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दोनों पार्टीज के तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आइदर प्राइस में होगा, कलर में होगा, क्वांटिटी में होगा, क्वालिटी में होगा। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सो अल्टीमेटली दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इनफोर्स, होगा ही नहीं। क्या आप रेड गाड़ी खरीदोगे क्या? आपको तो ब्लैक चाहिए थी, या फिर मैं मेरी ब्लैक गाड़ी सेल करूंगी क्या? नहीं, मुझे तो रेड सेल करना था। सो अल्टीमेटली इसे बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला जाएगा। There is no consensus ad Adam. Same thing in same sense. There is no meeting of mind. Free consent तो छोड़ो, consent ही नहीं है ना? They mutually agree, then it will be okay. It will be valid contract, no problem. वो बोल रहा है चल ठीक है, मैं तेरे लिए मेरी ब्लैक गाड़ी सेल कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना? गो थ्रू कर लिए सारे पॉइंट्स? किसी को कोई डाउट कि पढ़ रहे हो? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब कि ट्रेड का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, किसी को काम करने से रोकना या किसी को काम करने से रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवाना इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक्सेप्शन है उसके, जैसे अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो उनके साथ बॉन्ड पेपर हो सकता है कि आप सेम टाइम पे दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई पर्सन दो अलग जॉब कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, एक एक कोई, जैसे मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरा एक ट्रेड है, मेरा ऑक्यूपेशन है, और फिर मेरा साइड बिजनेस है, मैं पानी पूरी भी बेचती हूँ। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप पानी पूरी नहीं बेच सकते हो, जो कि मेरे बिजनेस से एकदम ही अनरिलेटेड है, तो दैट विल बी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मुझे कुछ और काम करने से आप प्रोहिबिट कर रहे हो, विच इज नॉट वैलिड, विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, बट क्या सेम टाइप का काम करने से रोक सकते हैं? फॉर सम पीरियड रोक सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ये म्यूचुअली होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग स्कीम होता है, उसके हिसाब से रोका जा सकता है। या फिर अगर कोई पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो क्या वो पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि जब तक तो यहाँ पे पार्टनर है तब तक तो कहीं और बिजनेस नहीं कर सकता है? ये हो सकता है, दैट विल बी वैलिड। बट अदरवाइज अगर पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस के अलावा कोई और एक अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा होगा, जैसे उसको उसके फादर को बिजनेस में हेल्प कर रहा होगा, तो वो करने से रोकना मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, किसी को कानूनन कार्रवाई में टांग अड़ाना या किसी को कानूनी कार्रवाई ना करने देना, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। So all these agreement will be void in nature. Marriage, trade, legal proceedings. हाँ, एक है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या मैंने यूनिट 6 के बाद वेजरिंग पढ़ाया था क्या? यूनिट 6 के बाद पढ़ाया था, मतलब बहुतों को वेजरिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस में पढ़ा था। वेजर किसको नहीं पता है, किसको याद नहीं आ रहा है, जो भी है कोई बात, हाँ ठीक है। वेजर का मतलब होता है सट्टा, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ, बेट लगाना। जैसे मैंने आपको बोला कि देखना 100% देखना आज बारिश आएगी, आप बोले नहीं मैम 2 दिन से वेदर ऐसा हो रहा है, बारिश तो कुछ आ ही नहीं रही है, बारिश नहीं आएगी, आपने ऐसा बोला। तो मैंने बोला अगर बारिश आई तो आपको मुझे पर हेड 5-5 रुपए देना पड़ेगा, हाँ मिला के बहुत सारे हो जाएंगे। सो और आप बोले कि अगर मैम, आपने क्या बोला था, बारिश नहीं आएगी, आपने बोला अगर मैम बारिश नहीं आई तो आपको हम सबको 5-5 रुपए देना पड़ेगा। तो ये अपने बीच में क्या है, एक टाइप का बेट हुआ है, बेट ऑन द मनी, मनी और मनी इज वर्थ। हमने पैसों पे क्या किया, पैसों पे एक
बेट लगाई, पैसों पे एक सट्टा लगाया, अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है? विनिंग और लूजिंग इज इंटेंशन। यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपया रखा और आपने भी 100 रुपया रखा, तो अल्टीमेटली बारिश आना या ना आना इससे कुछ फर्क है क्या अपने को? बारिश आई तो फर्क पड़ता है, नहीं है, नहीं आई तो फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली क्या चीज से फर्क पड़ता है? पैसों का जीतना या पैसों का हारना। सो द एग्रीमेंट विच आर डिपेंड अपॉन मनी और मनीज वर्थ, दैट विल बी नोन एज वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड इन नेचर, लीगल कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन जो होता है पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे विनिंग और लूजिंग, पैसों का ही इंटेंशन होता है। आइदर विनिंग मनी और अमाउंट और लूजिंग मनी और अमाउंट इज द इंटेंशन, दूसरा कोई इंटेंशन नहीं होता है। दैट इज वाई वेजरिंग एग्रीमेंट इज कंसिडर एज वॉइड। अभी वेजरिंग एग्रीमेंट ये है, ये कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो उसमें प्रॉमिस होना चाहिए। किस चीज का प्रॉमिस? प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, पैसों की जहां पे बात आती है वो एग्रीमेंट बन जाएगा वेजरिंग। अभी कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि डिपेंड होता है हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, हमारा जो एग्रीमेंट था या हमारा डील था किस पे डिपेंड था? ऑन हैपनिंग ऑफ रेनिंग। मैंने बोला था इट विल बी रेनिंग आफ्टर सम टाइम, आपने बोला था आज बारिश नहीं आएगी। तो हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारा डील है, किस पे डिपेंड है? हमारा डील डिपेंड है बारिश के आने या ना आने पे, जो कि क्या है? अनसर्टन है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, मतलब अनसर्टन हुआ। सो अवर एग्रीमेंट और अवर डील विल डिपेंड अपॉन द अनसर्टन इवेंट। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। अगर एक आधे पार्टी का इन्फ्लुएंस हो वो पर्टिकुलर इवेंट पे, तो वो वेजरिंग होगा ही नहीं, वो वेजरिंग होगा ही नहीं। इनफैक्ट वो तो फ्रॉड हो गया। मुझे पता है क्या होने वाला है, फिर भी मैं आपके साथ बेट कर रही हूँ, आप तो इनोसेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। सो अल्टीमेटली वो फ्रॉड हो गया, है ना? क्योंकि आई हैव इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी टू पार्टीज आउट ऑफ विच वन विल विन एंड वन विल लूज। अगर यहाँ पे 100 रुपए अपने रखे और बारिश आई तो कौन जीतेगा? मैं जीत जाऊंगी। तो वन पार्टी विल बी इन द पोजिशन टू विन एंड अनदर विल डेफिनेटली लूज। एक तो मनी या मनीज वर्थ होना चाहिए, एक पार्टी जीतनी, अल्टीमेटली दूसरी पार्टी हारनी चाहिए। आपका जो इवेंट है कैसा होना चाहिए? दैट शुड डिपेंड अपॉन द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ एनी इवेंट। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। मतलब क्या? पार्टीज को किस में इंटरेस्ट चाहिए? पैसों में इंटरेस्ट चाहिए। क्या इवेंट में पार्टीज को इंटरेस्ट चाहिए? नहीं। वो जो बारिश होने वाली है उसमें किसी भी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मिलने वाले या हारने वाले पैसों में लिजिटिमेट इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। लिजिटिमेट इंटरेस्ट मतलब अल्टीमेट इंटरेस्ट पैसों में होना चाहिए। सो उसे क्या बोलेंगे हम? वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट विल बी कंसिडर एज वॉइड इन नेचर। अभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो वेजर के तरह लगते हैं लेकिन वो वेजर नहीं है। जैसे कि लॉटरी, जैसे कि लॉटरी, लॉटरी का टिकट खरीदते हो आप, ओके? लॉटरी का टिकट खरीदते हो, अभी क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है आप जीतोगे या हारोगे? अपने हाथ में नहीं होता है। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। क्या आपको विनिंग और लूजिंग में मतलब है? हाँ, यस, आपको विनिंग और लूजिंग में मतलब है। स्टिल लॉटरी ट्रांजैक्शन is a considered as game of chance and not skills. Lottery transaction is considered as game of chance and not game of skills. So जहां पे there is game of chance उसको क्या बोला जाएगा? वेजरिंग बोला जाएगा। सी लॉटरी ट्रांजैक्शन को वेजरिंग भी बोला जाएगा, फिर भी लॉटरी ये बहुत जगह चलाया जाता है। लॉटरी बहुत जगह क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। जैसे क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन है। क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशंस आर वैलिड, ठीक है? आपने जैसे वो न्यूज़पेपर में वो पजल्स आते हैं, क्रॉसवर्ड आता है, उसके ऊपर कुछ सर्टेन प्राइस होते हैं, अगर आपने जीता तो वो वैलिड है। बट
अगर आपका क्रॉसवर्ड पजल किसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के साथ अगर वो मैच कर रहे हैं तो वो वेजरिंग माना जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने सॉल्यूशन बना के रखा तो, और उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर एज वेजरिंग। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने एक 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर सेट किया, लॉ का क्वेश्चन पेपर सेट किया और मैंने क्वेश्चंस लिखे, मैंने ही उसके आंसर लिखे, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैंने एक रिवॉर्ड रखा, जिसको आउट ऑफ मार्क आएंगे उसको आईफोन मिलेगा, आउट ऑफ मार्क पे आईफोन मिलेगा। बट मैं क्या कंपेयर करने वाली हूँ, मेरे पर्सनली प्रिपेयर्ड आंसर्स के साथ आपके आंसर्स डिक्टो मैच होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड। इज दैट पॉसिबल? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कितना भी कुछ कर लो पॉसिबल नहीं है, सबका इंग्लिश अलग होगा। सो मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रही हूँ कि आपके सही आंसर आने चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच होने चाहिए, तभी जाके मैं आपको प्राइज दूंगी। तो अल्टीमेटली ये क्या माना जाएगा, वेजरिंग माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा। देन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब जो शेयर मार्केट में फ्लक्चुएट होती है चीजें, ये वेजरिंग की तरह दिखता है लेकिन वेजरिंग नहीं है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या, घोड़े पे प्राइस लगाना, घोड़े पे बेट लगाना। प्रीवियसली प्रीवियसली इट वाज नॉट वैलिड इन इंडिया बट नाउ इट इज वैलिड इन इंडिया। हाँ, अगर लेस देन 500 के आप बेट लगाते हो तो वो वेजर माना जाएगा, बट 500 के ऊपर अगर बेट लगाते हो तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो वेजर के तरह दिखते हैं बट वो वैलिड है, मतलब वो वॉइड नहीं है। जैसे कि चिट फंड, ये किट्टी पार्टीज है, ये जो आपकी होती है बिशी, मतलब चिट्स पे चिट्स निकाल के एक जने का नाम आता है और उसको प्राइस पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट इज ऑल्सो गेम ऑफ चांस बट विच इज नॉट कंसिडर वेजर, विच विल बी वॉइड इन नेचर। जैसे ट्रांजैक्शन इन द शेयर मार्केट है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, आप कम दाम पे शेयर खरीदते हो, ज्यादा दाम पे सेल करते हो, सो अल्टीमेटली ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। या गेम ऑफ स्किल्स है, जहां पे गेम ऑफ स्किल्स है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, एथलेटिक कंपटीशन है, ये भी तो गेम ऑफ चांस ही हुआ, कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट स्टिल क्या ये वैलिड माना जाएगा? हाँ, क्योंकि ये स्किल्स पे डिपेंड होता है ना कि चांस पे डिपेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वैलिड है। आप बोलोगे इंश्योरेंस को इसमें क्यों डाला, जैसे कि आप घर का इंश्योरेंस करते हो, फायर इंश्योरेंस कर लिया, अभी आपको थोड़ी पता है घर को आग लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज अनसर्टेनिटी, आग लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, स्टिल क्या आपने इंश्योरेंस निकाला? यस, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी वैलिड इन नेचर। भले ही गेम ऑफ चांस पे डिपेंड है बट दैट विल बी कंसिडर एज वैलिड इन नेचर। वेजरिंग समझा क्या? जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो वॉइड इन नेचर माना जाएगा। वॉइड इन नेचर क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, विनिंग और लूजिंग इज द इंटेंशन, दैट विल बी डिपेंड अपॉन मनी और मनी इज वर्थ, इसके लिए ऑल द वेजरिंग एग्रीमेंट विल बी वॉइड इन नेचर। और जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, जो आगे के यूनिट में डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना या ना होना विल डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट। तो आप बोलोगे ये तो वेजर की तरह ही है, बट जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो विनिंग या लूजिंग अमाउंट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सब्जेक्ट मैटर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर में क्या है, इंटरेस्ट है।
जैसे बेट लगाया किसके लिए, बारिश आएगी या नहीं आएगी। सो पैसों से जीतना या पैसों से हारना, अल्टीमेटली क्या ये क्या हुआ, वेजरिंग हुआ। क्या वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं? यस, ऑल द वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड इन नेचर। वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आएगी, मनी और मनीज वर्थ, टू पार्टीज, इवेंट शुड डिपेंड अपॉन द अनसर्टेनिटी, होगा या नहीं होगा, दोनों पार्टीज में से वन पार्टी विल विन और वन पार्टी विल लूज। ये सारे अगर चीजें होती है तो वो हम मानेंगे कि बाबा ये वेजरिंग एग्रीमेंट है विच इज वॉइड इन नेचर। बट एक होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड होता है अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट पे। आप बोलोगे ये तो वेजर की तरह ही है। अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट पे, एक इवेंट पे डिपेंड होता है। वो इवेंट कैसी है, वो इवेंट है अनसर्टन, आइदर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, फिर भी इसे वैलिड क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनी और मनीज वर्थ का इतना सवाल नहीं आता है। अभी जैसे घर का इंश्योरेंस, आपने आपके घर का फायर इंश्योरेंस निकाला, ओके, फायर इंश्योरेंस निकाला तो हर साल आप प्रीमियम अमाउंट भरते होगे, हर साल आप प्रीमियम अमाउंट भरते होगे। घर को आग लगना क्या आपके हाथ में है, घर को आग लगना आपके हाथ में नहीं है। एक होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है आप जो गुड्स में, आप जो चीज में डील कर रहे हो उसे सब्जेक्ट मैटर बोला जाएगा। यहाँ पे पार्टीज ने घर का इंश्योरेंस निकाला तो सब्जेक्ट मैटर कौन हुआ, घर विल बी सब्जेक्ट मैटर, हाउस विल बी सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे अगर आग लग गई जो कि क्या है, इवेंट है, जो कि कैसी है, अनसर्टन है, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती। अगर आग लगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, नहीं लगी तो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे आग लगने के बाद जो सब्जेक्ट मैटर है जो कि घर है, सब्जेक्ट मैटर, क्या आपको धक धक होगा, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट मैटर के खराब होने या सब्जेक्ट मैटर के ठीक रहने पे अगर आपको कोई फायदा या नुकसान होता है तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, कि वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करना है इसके लिए खुद ही घर को आग लगा दी, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। बट वेजरिंग में सोचो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जो पैसा रखा था बेट का वो जीतना या हारना ही हमारा इंटेंशन था, बारिश के आने या ना आने से कुछ फर्क नहीं था। वो जो अनसर्टेन इवेंट होने वाली है उससे हमें लेना देना ही नहीं था। बट यहाँ पे जो अनसर्टेन इवेंट होने वाली है, क्या हमें सब्जेक्ट मैटर में पूरा पूरा लेना देना है, हाँ, सब्जेक्ट मैटर को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें प्रॉब्लम होगा, अल्टीमेटली हमको सामने वाले कंपनी से कभी क्लेम चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे कि घर को कभी आग लगे ही ना, है ना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, चाहे आपका गुड्स का इंश्योरेंस हो, चाहे आपका व्हीकल का हो, मेडिक्लेम हो, घर का हो, कुछ भी हो, दैट विल बी वैलिड इन नेचर। भले ही वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होगा बट स्टिल दैट विल बी वैलिड इन नेचर। और जो वेजरिंग है दैट विल नॉट बी वैलिड इन नेचर, क्योंकि दैट विल बी होल एंड सोल डिपेंड अपॉन द मनी और मनीज वर्थ, पैसों से मतलब है इसके लिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप एक काम करोगे, गो थ्रू करोगे डिफरेंस, जो भी ना समझे मुझे पॉइंट नंबर बता देना, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी फिर से। चेयर सच में डेंजर है। सब एक एक बार गो थ्रू कर लो, क्या होता है कॉन्टिंजेंट, क्या होता है वेजरिंग, इसमें कितना कंसिडरेशन होता है। गर्मी सबको हो रही है क्या? कुछ भी ना समझे पॉइंट नंबर बोल दो सिर्फ। प्रसाद पढ़ना है।
पढ़ रहा है, अच्छा। इधर सोमेश के पीछे कौन बैठा है? दिख रहा है? सेकेंड पॉइंट नहीं समझा, ओके। पॉइंट नंबर 2 और जस्ट अ मिनट। पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से समझाती हूँ। पांचों में से पांचों समझे? दो छोड़ के स्क्रॉल करूं? नंबर 6 और 7 देख लो। 7 पॉइंट तो इतना डिफिकल्ट है कि किसी को समझेगा ही नहीं। चालू है क्या? बट चलती है एसी? आती है क्या हवा? आज तो ऐसा लग रहा है आवाज भी चलेगा। आज अलग ह्यूमिड है। ये भी नहीं चलता आई गेस। मेरे को नहीं लगती, वो तुम लोगों को लगती। सामने वाले बच्चों को लगती है उससे हवा। चलो, डन। Contract of insurance is a mutual consideration. There is mutual consideration between the parties. हम क्या ऐसे, जिसने घर का इंश्योरेंस नहीं निकाला है और उसके घर को आग लग गई और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, तो कंपनी पैसा देगी क्या? नहीं। उसको इंश्योरेंस कंपनी में रजिस्टर होना पड़ता है, उसको एवरी टाइम प्रीमियम पे करना पड़ता है, तभी जाके इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो क्या यहाँ पे टू वे कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है? दोनों साइड से देयर इज कंसिडरेशन। बट ये जो वेजरिंग है, इसमें कंसिडरेशन का कुछ सवाल ही नहीं है। इट इज जस्ट गैम्बलिंग ऑफ मनी। पैसे लगाने हैं, जीतेगा उसके पैसे, हारेगा उसके पैसे गए। दैट इज जस्ट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब सट्टेबाजी होता है हिंदी में। अच्छा, ये किसी ने सॉल्व किया ही नहीं क्वेश्चन? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, जिसने नहीं किया है। 1 2 3 प्रिया ग्रुप पे डाल दो। यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, डील को डन करना। दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट may be of two types. One is actual performance and one is attempted performance. Actual performance का मतलब होता है parties has done their obligation. Parties has done their obligation. They have actually performed. They have actually performed their obligation. जैसे कि एक्स ने वाई से 5 लाख रुपया उधार लिया था। एक्स क्या बोला? विद इन 1 मंथ में दे दूंगा। और एक्स ने
1 महीने के अंदर 5 लाख रुपया दे दिया, तो ये क्या हो गया? एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब एक्स और वाई दोनों पार्टीज ने क्या अपने अपने परफॉर्मेंसेस फुलफिल कर दिए? हाँ, कर दिए। सो अल्टीमेटली दे हैव कंप्लीटेड और दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर परफॉर्मेंस। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू है या जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है, उस दिन प्रॉमिसर या प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। जैसे आपने आपके घर का पेंटिंग करना है, सो आपने बहुत सर्च रिसर्च करने के बाद एक अच्छे पेंटर को क्या किया? हायर किया। और वो पेंटर को बोला सर एक काम करना, मंडे संडे के दिन आ जाना, संडे के दिन मेरे को छुट्टी रहता है, तो आप क्या करना, जो भी कलर्स अपना जो भी डिसाइड हुआ है करके आ जाना, एंड यू हैव प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज। आपका डील हुआ। सो अल्टीमेटली आप कौन हुए? प्रॉमिसर हुए। सामने वाला कौन हुआ? प्रॉमिसी हुआ। तो जैसे ही वो पेंटर आया, जैसे ही पेंटर आया, वो डोरबेल बजा रहा है, आप वहां पे ही बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? रिफ्यूज कर रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो उसको? उसके जो परफॉर्मेंस है या उसका जो एक्टिविटी है, आप उसको फुलफिल करने से रोक रहे हो। दैट इज नथिंग बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में दोनों पार्टीज ने अपने अपने परफॉर्मेंस कर दिए हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एक पार्टी परफॉर्मेंस करने का अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, बट अनदर पार्टी उसको क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। वो आपको नहीं लगता पेंटर के साथ गलत हुआ? क्या वो अल्टीमेटली अग्रीव्ड पार्टी हो गया? हाँ, जिसके साथ गलत होता है वो अग्रीव पार्टी। क्या अग्रीव पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम अस? यस, बोल सकता है। मेरे को एक तो आपके साथ मैंने डील किया, मेरा इतना टाइम खराब किया, इतने सारे कलर्स लेकर आया, सो मुझे क्या चाहिए? अभी डैमेजेस चाहिए मेरा टाइम खराब करने का। सो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कैन अग्रीव पार्टी क्लेम द डैमेजेस? डेफिनेटली अग्रीव पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस पर। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द गुड शुड बी गिवन। जैसे अगर पेंटर आए हैं, आपने कुछ कलर उससे मंगवाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सारे कलर्स को क्या करो, सही है कि नहीं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, क्रॉस चेक करने की अपॉर्चुनिटी प्रॉमिसर शुड हैव। हाँ, अगर आपको उसके कलर्स ठीक नहीं लगे तो क्या परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर सकते हो? और तो रिजेक्ट करने के बाद भी वो डैमेजेस क्लेम करेगा? तो नहीं कर सकता है वो। नहीं, अगर उसने प्रॉपरली आपने जो बोला था वो लेकर आया, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। हाँ, बट आपने अगर रेड कलर बोला था वो पिंक लेकर आया, तो देन वी हैव ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आइदर आप पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या फिर पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। आधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिसर करेगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी, तो मैं प्रॉमिसर हो गई। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय मी बिकॉज दैट विल बी डिपेंड अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट। अगर मेरे जगह पे मैं मेरे ड्राइवर को भेज दूं तो आप उसको उससे पढ़ोगे नहीं, आप उसको पढ़ाओगे, है ना? सो जहां पे स्किल्स एंड जजमेंट बनकर फिर से चालू करो। अच्छा, आपका? हाँ, शी इज वेरी फोकस्ड ना, इसके लिए शी इज वेरी एनग्रॉस्ड। सी, ये देखो, अगर यहाँ पे कोई बैठा है तो वो स्विच चालू और बंद करने के लिए नहीं बैठा है। आप उसको कन्वे कर सकते हो प्यार से, इट इज एवरीबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर दे बेटा, बंद ही कर दे, जाने दे। हाँ, और तू इधर ही सरक जा, सरक जा इधर। करेक्ट। हाँ, फिर क्या? सो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर। प्रॉमिसर से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होगा व्हेन इट विल बी डिपेंड अपॉन स्किल्स एंड जजमेंट। मैं पढ़ा रही हूँ इसके लिए आप पढ़ रहे हो। मेरे जगह पे अगर मैं
किसी को थर्ड पर्सन को, मतलब मेरे ड्राइवर को भेज दूं तो आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, नहीं, क्योंकि देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। ये भी एक चीज है। जहां पे स्किल्स एंड जजमेंट के बेसिस कॉन्ट्रैक्ट हो, दैट शुड बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। क्या एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? हाँ कर सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डेथ हो गया, मतलब क्या है कि डेट का एग्जाम्पल ले लो, लोन लिया है एक्स और वाई ने, एक्स ने लोन लिया मिस्टर वाई से, कितने का लिया था? 5 लाख रुपए का लिया था। अभी लोन के रीपेमेंट के थोड़े टाइम से पहले वाई का डेथ हो गया, वाई का डेथ हो गया, तो क्या वाई का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वाई के बेटे, वाई की बीवी 5 लाख रुपए का डेट रिकवर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एनी थर्ड पर्सन कर सकता है, कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसको कॉन्ट्रैक्ट में या स्पेसिफिकली मना ना किया गया हो। बेनिफिशियरी कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तभी जाके परफॉर्म कर सकता है। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। बेनिफिशियरी है तो वो थर्ड पर्सन हुआ तो वो परफॉर्म करेगा ही। बट किसी थर्ड पर्सन को अगर, जैसे एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है टू डिलीवर द गुड्स, एक्स ने क्या किया, उसके दोस्त को जो कि उसका एजेंट भी नहीं है, गुड्स डिलीवर करने के लिए अपॉइंट कर दिया, हायर किया, तो क्या वो गुड्स का डिलीवरी करेगा? हाँ करेगा। सो वो कौन बन गया? थर्ड पर्सन विच इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एनी ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में मिलके कुछ परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया है। जैसे 3 लोग हैं, 3 लोगों ने आपस में मिलके जॉइंटली बोले अपने पास क्या करेंगे, अपन लोन लेंगे। तो ए बी सी ने मिस्टर एक्स वाई जेड से लोन लिया, ए बी सी अलग अलग है, एक्स वाई जेड एक है। एबीसी ने एक्स वाई जेड से लोन लिया, सब मिलके चले गए लोन लेते टाइम पे, बोले सर हमें एक 6 लाख रुपए का लोन चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है। एक्स वाई जेड ने क्या किया, एबीसी को लोन दे दिया, अलॉट कर दिया। अभी एबीसी तीनों अलग गए थे, जब 6 लाख लोन देने की बारी आई तो उसने ए के हाथ में लोन दिया, चलेगा क्या? बी के हाथ में दिया तो चलेगा? जॉइंट प्रॉमिसर में से कोई भी प्रॉमिस फुलफिल करे, एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, तो भी चलेगा। आइदर जॉइंटली, मतलब एक तो सब साथ में मिलके जॉइंट प्रॉमिस फुलफिल करो, या फिर सेवरली, मतलब अलग अलग मिलके फुलफिल करो तो भी चलेगा। एक कंसेप्ट है सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन एंड असाइनमेंट, सक्सेशन का मतलब होता है एंसेस्ट्रली, एंसेस्ट्रली या बाय हेरिटेशन आपके ऊपर चीजें क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि परदादा की प्रॉपर्टी दादा को गई, दादा की प्रॉपर्टी पापा को गई, पापा की प्रॉपर्टी बेटे को आई, बेटे की प्रॉपर्टी उसके बेटे को गई। तो क्या ये एंसेस्ट्रली ट्रांसफर हो रहा है? दैट इज नथिंग बट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल ट्रांसफर ऑफ एसेट अलोंग विथ लाइबिलिटीज, अलोंग विथ लाइबिलिटीज, मतलब कि एसेट के ट्रांसफर होने के साथ साथ ही लाइबिलिटीज के ट्रांसफर होंगे। जैसे कि कोई फादर है, उनके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और उनका बेटा है, अभी उनका बेटा है, फादर के पास 1 करोड़ का एसेट होने के साथ साथ 20 लाख के लाइबिलिटीज है, 20 लाख के लाइबिलिटीज, मतलब उनको क्या करना है, लोगों का पे ऑफ करना है, पे ऑफ करना है। सो ड्यू टू सम रीजन फादर का डेथ हो गया, ड्यू टू सम रीजन फादर का डेथ हो गया, तो क्या अल्टीमेटली फादर की पूरी प्रॉपर्टी बेटे को आएगी 1 करोड़ की? हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टी आएगी क्या? जो लाइबिलिटीज थे फादर ने इनकर किए हुए, क्या वो बेटे को पे ऑफ करना पड़ेगा? डेफिनेटली यस। सो सन विल हैव टू पे 20 लाख एज अ लाइबिलिटी एंड कीप 80 लाख एज अ एसेट। और एक सिचुएशन बताती हूँ, अगर फादर के पास 50 लाख का प्रॉपर्टी है, 50 लाख का एसेट है और 55 लाख का लाइबिलिटी है, 55 लाख का लाइबिलिटी है, 55 लाख का लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है? हाँ, but he is not adjudicated insolvent because father was liable to pay his dues. In between क्या हो गया, फादर का डेथ हो गया, सो वो 50 लाख की प्रॉपर्टी क्या बेटे को आएगी? आएगी।
लाइबिलिटी कितने आएंगे, 55 लाख के 50 लाख? लगता है पर्सनली, बोलो तुमको क्या लगता है? 50? 55 क्यों नहीं, लाइबिलिटी तो 55 ना। इंस्टॉलमेंट नहीं है, फादर इज नॉट एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट येट, इन बिटवीन उसका डेथ हो गया, उनका डेथ हो गया फादर का। क्या लगता है रोहन, कितना लाइबिलिटीज आना चाहिए बेटे के ऊपर? 55 की 50? 50 क्यों? 55 का लाइबिलिटी है, 50 क्यों आने, क्यों ऐसा लग रहा है कि मेजोरिटी के साथ जाना चाहोगे? जयेश क्यों क्या लग रहा है? प्रॉपर्टी 50 की है, इसके लिए ऊपर के 5 लाख बेटा देगा ना जेब से, देगा ना, देगा ना? देखो, सक्सेशन के केस में asset and liabilities, burden of asset and liabilities both will be transferred, no problem with that. But liabilities will transfer only up to the extent of the property. That is only up to the extent of asset. फादर के पास 50 लाख के एसेट है, 55 लाख के लाइबिलिटीज है, अल्टीमेटली सन इज ओनली लाइबल टू पे टिल 50 लाख, क्योंकि फादर कितना छोड़ कर गए हैं? 50 लाख, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देगा। दैट्स इट। वो क्या हो गया? नहीं, सक्सेशन के केस में, सक्सेशन के केस में burden benefit both is transferred, no problem, but burden is transferred only up to the extent of the asset। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। क्या हो गया शर्विन, क्या समझा रहा है भूषण को? 55 लग रहा है, क्यों भूषण? ये देख, हाँ फादर उसके तो मतलब इमोशनली और थिंकिंग सी, क्या कोई माइनर फादर को बाइंड कर सकता है? नॉट इवन माइनर कैन बाइंड द पेरेंट, नो। अगर माइनर ने बिना पेरेंट के कंसेंट के कोई लग्जरी गाड़ी उठाकर लाया और एक्सीडेंट करवा दिया, पापा लाइबल है क्या पे करने के लिए? नॉट एट ऑल। फिर अगर पापा भी लाइबल नहीं है पे करने के लिए, तो बेटा क्यों हो? पापा जितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं उतना ही डेट देना है, बचा हुआ डेट देने के लिए बेटा इज नॉट लाइबल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सिनारियो में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल सिनारियो में ऐसा होगा ही नहीं, बहुत मतलब ऐसा हार्ड टू हार्ड केस में इधर 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 55 लाख के डेट होने तक तो वो पर्सन तब तक तो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाएगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया, एकदम डिफिकल्ट वाला, कि बाबा 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 55 लाख का लाइबिलिटी है, स्टिल दैट फादर इज नॉट एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट येट, क्योंकि ही इज पेइंग हिज लाइबिलिटी। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर लाइबिलिटी ऊपर हो गए या एसेट कम हो गए तो क्या वो पर्सन को इंसॉल्वेंट माना जाएगा? हाँ। और अगर वो पर्सन को इंसॉल्वेंट माना गया तो ओनली प्रपोर्शनेट टू हिज एस्टेट इज रिकवर्ड। हाँ एग्जैक्टली, उसको ही बोला जाता है कि इज एबल टू पे ड्यूज। अच्छा, आपके हिसाब से इंसॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या है? टेल मी। व्हेन लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जिनको पता है मत बोलो, 1 मिनट। ये अगर सिचुएशन है तो इंसॉल्वेंट, राइट? 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 पीछे भूषण? नहीं, फिर क्या एक्स्ट्रा चीज लगनी चाहिए? जीरो भी नहीं, इधर तो माइनस बोल रही हूँ। अरे एसेट जीरो नहीं है, एसेट माइनस है, जीरो से कम। एसेट आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज। मेरे पास लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट, मतलब मेरे पास एसेट 5 लाख का है और मेरा देना 7 लाख का है, तो हाँ, सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो इसको क्या है, लाइबल टू पे ड्यूज, लाइबल टू पे ड्यूज।
इंसॉल्वेंट तभी माना जाएगा जब कोई पर्सन का लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है, बेसिक, प्लस प्लस उसका जो पेइंग कैपेबिलिटी है वो खत्म हो चुका है. इन दैट केस दैट पर्सन विल बी एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, अदरवाइज नो. अगर किसी का लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा है एंड ही इज पेइंग हिज ड्यू, ही इज पेइंग हिज ड्यूज, क्या प्रॉब्लम है? ही इज नॉट इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज पेइंग हिज ड्यूज. करेक्ट है. मैंने वो जो फादर का एग्जाम्पल दिया उसमें फादर अभी तक इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है भूषण, ही इज पेइंग हिज ड्यूज, सो ही इज नॉट येट एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट. वो केस में सन का लाइबिलिटी कितना होगा? ओनली अप टू द एक्सटेंट व्हेन ऑफ विच फादर लेफ्ट द प्रॉपर्टी, जो कि 50 लाख है, जो कि 50 लाख है. अल्टीमेटली एक का एक ही होगा ना. अगर वो फादर अनेबल टू पे ड्यूज होता तो फादर इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट होता, और फादर इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट होता. जनरली क्या है, कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट कोर्ट से डिक्लेयर हो गया और उसका डेट है कुछ, तो वो डेट को प्रोपोर्शनली रिड्यूस किया जाता है. सो अल्टीमेटली एक ही हुआ है ना, अल्टीमेटली एक ही हुआ. That is assignment, that is succession. What is assignment? Assignment is a contract between the parties. हाँ, assignment is a contract between the parties where only benefit of the contract has been assigned. जा जैसे एजेंसी, जा तू ये काम करके आ और तेरा उसमें से जो कमीशन है वो ले लेना. सो क्या कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेनिफिट असाइन किया हुआ होता है? हाँ, ओनली बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन, नॉट द बर्डन, नॉट द बर्डन. Only succession is the case where burden and benefit of the contract has been assigned. Ultimately, succession is by inheritance. Succession is by inheritance, by operation of law, and assignment is by contract, by mutual agreement. क्या बोला मैंने, समझा क्या? हाँ. देन है जॉइंट प्रोमिसर. जॉइंट प्रोमिसर को मैंने क्या बोला कि, अरे वाह, चलो एग्जाम्पल आ गया. एबीसी, एबीसी ने क्या लिया? मिस्टर डी से 30 लाख रुपए का लोन लिया, 30 लाख रुपए का लोन लिया, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर हम क्या करेंगे, आपको विद इन 1 मंथ लोन वापस कर देंगे. पर हेड 10 लाख का स्टेक है हमारा. अभी आफ्टर 1 मंथ बी और सी कहीं घूमने चले गए, बी और सी कहीं घूमने चले गए, वहां पे सिर्फ सिटी में ए ही था और डी को ए दिखा. डी ने क्या किया, पूरा की पूरा 30 लाख रुपया ए से वसूल किया. चलेगा? चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? डी को किससे मतलब है? 30 लाख रुपए के डेट से मतलब है. आइदर ए दे, बी दे या सी दे. बट क्या ए बाद में बी और सी से उनका स्टेक वसूलेगा? वसूलेगा, नो प्रॉब्लम. सो अल्टीमेटली जॉइंट प्रोमिसर्स आर आइदर जॉइंटली लाइबल और सेवरली लाइबल. जॉइंटली मतलब सब मिलके डेट का पैसा दो, या अलग अलग मिलके अलग अलग डेट का पैसा दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर एखादे जॉइंट प्रोमिसर ने बाकियों के बिहाफ पे पैसा दिया है तो क्या वो बाकियों को कंपेल करा पाएगा? करा पाएगा, रिम्बर्स करा पाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट. एखादा जॉइंट प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो गया तो exactly if any of the joint promisor get insolvent and only some stake could be recovered from the property. जैसे ए हो गया इंसॉल्वेंट, अभी उसके प्रॉपर्टी में से बस 5 लाख रुपया रिकवर हो पाएगा. अभी 30 लाख रुपए की बात हुई थी, इन्होंने तो 10-10 दे दिया. 5 लाख का क्या करे? दोनों को 2.5 लाख रुपया मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और ए के बिहाफ पे पे करना पड़ेगा टू डी. बट अगर बी और सी का स्टेक अलग है तो बी का है 30% और सी का है 20%. अब क्या करें? स्टिल दे आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर द लॉस. प्रपोर्शनेटली जाएगा, प्रपोर्शनेटली जाएगा. ऐसा होगा तो प्रपोर्शनेटली दोनों डेट्स में डिवाइड किया जाएगा. जितना वो पे कर पाया ठीक है, जितना पे नहीं कर पाया उसके जो ज्वाइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं
उनको इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या प्रसाद? देन है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, जहां पे टाइम और प्लेस डिसाइडेड नहीं है, वहां पे कब होना चाहिए परफॉर्मेंस? विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम। जहां पे टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड है, वहां पे जो डिसाइडेड टाइम एंड प्लेस है, वहां पे आपका कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने एक शॉपकीपर को फोन लगाया, बोले सर मुझे आपसे गुड्स खरीदी करना है, कब आऊं? तो उसने बोला 4 बजे शॉप खुलती है, 4 बजे आ जाना, 4 से 5 के बीच में, और शॉप पे आ जाना। तो अल्टीमेटली आपका क्या टाइम और प्लेस डिसाइडेड है? हाँ, टाइम और प्लेस डिसाइडेड है। अगर आपका टाइम और प्लेस डिसाइडेड नहीं है और आपको खरीदी करने जाना है, तो आपने क्या करना चाहिए? विद इन बिजनेस आवर्स, विद इन बिजनेस आवर्स में जाना चाहिए। नहीं तो एक शॉपकीपर, आधी रात को आप चले गए किसी के घर पे गुड्स बाय करने के लिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड है तो यू शुड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। इफ इट इज नॉट डिसाइडेड देन यू शुड परफॉर्म रीजनेबली। अगर आप फ्लाइट से कहीं जाते हो, तो आपको आते आते फ्लाइट घर से पिक करती है क्या? आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट इज द रीजनेबल प्लेस, है ना? एयरपोर्ट इज द रीजनेबल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां से जाके फ्लाइट पकड़ो। Performance of reciprocal promises. Promiser is not bound to perform unless reciprocal promise is ready and willing to perform. Reciprocal promise का मतलब होता है साइमल्टेनियसली दो प्रोमिसेस। आप शॉप पे गुड्स खरीदी करने गए, what you have promised, you have promised to pay for the goods, but shopkeeper have promised to गिव द गुड्स। अल्टीमेटली क्या दोनों के कुछ ना कुछ प्रोमिसेस है, इसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आपने कुछ प्रॉमिस किया जो कि उसके लिए कंसिडरेशन है, उसने कुछ प्रॉमिस किया जो कि आपके लिए कंसिडरेशन है। बट अगर ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस फिक्स्ड है, तो वो बोला कि पहले पैसे दो तभी जाके मैं गुड्स दूंगा, तब क्या आपको पैसे देना चाहिए? और अनटिल एंड अनलेस यू डोंट पे द मनी, क्या वो गुड्स देने के लिए लाइबल होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। सो जहां पे आपका ऑर्डर परफॉर्मेंस फिक्स्ड है या फिर प्रॉमिसर ने पहले परफॉर्म करना बाउंड है, तो तब प्रॉमिसर ने पहले परफॉर्म करना चाहिए, फिर आपने पे करना चाहिए। जैसे कि बहुत जगह होटल वगैरह में जाते हो तो पहले आप खा लेते हो, फिर पे करते हो। कैफेज वगैरह में बहुत जगह जाते हो तो पहले आपको पे करना पड़ता है, फिर आपको आपका कॉफी वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या सबका अलग अलग होता है, और जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। Liability of a party preventing event on which the contract is to be taken effect, where a contract contains reciprocal promise and one party to contract prevents the other from performing the promise. पेंट का एग्जाम्पल ले लो, पेंटर पेंट लेके खड़े है इधर, और आप क्या कर रहे हो? उसका परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर रहे हो, या उसको परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, कुछ तो काढ़ी निकाल रहे हो बीच में। तो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या उसके एंड पे वॉइडेबल हो गया? voidable हो गया। that will be voidable at the end of the promisee who is performing the contract or trying to perform the contract. so यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? damages पे करना पड़ेगा। effect of default is to promise which first should be performed in the contract consisting of reciprocal promises. जैसे आपके घर दूध वाला भैया वगैरह आता होगा दूध देने को, दूध बैग देने को, सो आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि पहले क्या करना है? पहले उन्होंने बोला कि आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, 1 मंथ का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके मैं दूध का डिलीवरी करूंगा। अगर आपने 1 मंथ का पैसा नहीं पे किया तो वो दूध का डिलीवरी करने के लिए लाइबल है क्या? नॉट एट ऑल, इज नॉट लाइबल। इफेक्ट ऑफ फेल्यूर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट विच टाइम इज इसेंशियल। जहां पे टाइम वाज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि आपको शॉपकीपर वाले ने बोला था 4 बजे आना, आपको बेस्ट डील मिलेगी, आपको सेल वाले रेट में मैं गुड्स सेल करूंगा।
आप चले गए 6-7 बजे, तब तक उसने सारे गुड्स सेल कर दिए थे। क्या टाइम वॉज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ। और अभी टाइम या रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफेक्ट ऑफ, एक मैंने चार्ट बनाया था, टाइम इज इसेंशियल एलिमेंट, टाइम इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट। चार्ट है क्या आपके पास? चेक करो, किसी के पास बुक है क्या लाई हुई? भेज दो इधर बुक। चार्ट नहीं है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स्ड है और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम इज इसेंशियल एलिमेंट, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। और अगर रीजनेबल टाइम में परफॉर्म ना हो तो वो क्या माना जाएगा? दैट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी, अग्रीड पार्टी। अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो दैट शुड बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। सो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी? दैट वोंट बी वॉइडेबल, क्योंकि टाइम इसेंशियल एलिमेंट नहीं था। देन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट मतलब क्रिएटिंग ट्रेजर बाय मैजिक, काउंटिंग स्टार्स, इज दैट इम्पॉसिबल? इज दैट void? yes, of course yes। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होता है सुपरविनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज void फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे ड्रग्स में डील करना या कोई इलीगल चीजों में डील करना। हमें पता है ये चीज हम कर ही नहीं सकते हो, सो इसे क्या बोला जाएगा? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट इज void ड्यू टू इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। या कुछ चीजें होती है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब अचानक बीच में से कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। मैं डील करने वाली हूँ श्यामल पान मसाला में, और बीच में से ही श्यामल पान मसाला में डील करती हूँ मैंने ऑर्डर मंगवाया अजय देवगन सर से, लॉट मंगवाया 50 केजीज श्यामल पान मसाला, एडवांस भी पे कर दिया। सडनली गवर्नमेंट का बैन आया, बोले यू कांट डील इन श्यामल पान मसाला क्योंकि उसमें कुछ टोबैको का एलिमेंट इन्वॉल्व है। सो अल्टीमेटली ये क्या कर देंगे, हम इलीगल करने वाले हैं। सो क्या जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब वो वैलिड था? यस, एट दैट टाइम इट वाज वैलिड, बट इन बिटवीन कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसकी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड बन गया, इनवैलिड बन गया। तो वो बोलेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, है ना। इसे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाएगा। पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ चीजें ऐसी आ गई जिसके वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाएंगे, दैट इज पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है दो पार्टीज के, जिसमें प्रॉमिसेस ऐसे मिक्स्ड है कि आधा प्रॉमिस लीगल है और आधा प्रॉमिस इलीगल है, आधा प्रॉमिस लीगल और आधा इलीगल। जैसे एग्जांपल बोलती हूँ, ए एंड बी आर एग्री दैट ए विल सेल हाउस टू बी फॉर 50 लाख रुपीज। ए बी को घर बेचेगा 50 लाख रुपए में, एंड ऑल्सो इफ बी यूज दैट हाउस फॉर गैम्बलिंग हाउस, he will pay further 75 lakh rupees। नाउ घर सेल करना, दैट इज फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस। घर सेल करना क्या ये वैलिड इन नेचर है? दैट इज लीगल वैलिड, बट घर सेल करके ऊपर 25 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देना है। अगर वो हाउस गैम्बलिंग हाउस यूज किया तो क्या ये इलीगल है, इनवैलिड है? तो अल्टीमेटली जो सेकेंड सेट ऑफ प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो क्या बन जाएगा? इनवैलिड बन जाएगा। इफ इट इज सेपरेबल
तो हम वैलिड वाला सेपरेट करके परफॉर्म करेंगे, इनवैलिड वाला सेपरेट करके उसको इरेडिकेट कर देंगे. बट इफ it is not separable, illegal or legal combined है तो, so in that case whole contract will become void in nature. जैसे ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस रहेंगे जिसमें वन ब्रांच इज लीगल एंड अनदर ब्रांच इज इलीगल, the legal branch will be separated and will be enforced, and if it is not separated then whole contract will be void. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो सब लोग मिलके. क्वेश्चन नंबर 2. Mr. Rich aspired to get a self-portrait made by artist. He went to workshop of Mr. C, जो कि है artist, and asked whether he could sketch the farmer's portrait on oil painting canvas. C agreed to the offer and asked for 50,000 as a full advance payment for above work. C clarified that painting shall be completed in 10 sittings and shall take 3 months. यहाँ तक समझा. रिच को क्या करना है, एक सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग बनवाना है. किससे? सी से. सी से बनवाना है तो उसने क्या बोला कि कितने में बनेगा, कितने देर में बनेगा. सी ने बोला 50,000 आपको एडवांस देना पड़ेगा, 10 सिटिंग्स में आपका पोर्ट्रेट बनेगा. ऑन रीचिंग द वर्कशॉप ऑन 6th सिटिंग, मिस्टर रिच वॉज इन्फॉर्म दैट सी बिकम पैरालाइज एंड कुड नॉट complete the painting. Mr. C or his son, Mr. K, who was still pursuing his studies and had not taken up the father's profession yet. Discuss in the light of Indian Contract Act, can Mr. Rich ask Mr. K to complete the artistic work in lieu of his father? बोल सकता है. Why? Contract should be performed by promiser himself, where there is a skills and judgment and knowledge is involved. Could Mr. Rich ask Mr. K for refund of money paid in advance? Yes, because contract can be performed by legal representative. So आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा. Can you write down the answer right now with the help of the provision? A और B, मुझे इसका आंसर चाहिए. Start writing down the answer. ये क्वेश्चंस को दिमाग में रख के सब लोग इसका आंसर लिखो. जिसने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ट्राई करो बेस्ट आंसर फॉर्म करने का. जो फर्स्ट टाइम लिख रहा है वो ट्राई करो बेस्ट आंसर लिखने का. I just want answer of 1 and 2 along with the provision. Yes or no and provision. Yes or no and provision. And how much? एक बार ये क्वेश्चंस देख लो फिर मैं आपको मेन क्वेश्चंस डिस्प्ले करती हूँ. मेन क्वेश्चन सो दैट आप देख के लिख पाओ. सब लोग लिखना चालू कर दो. एवरीवन, 5 मिनट है आपके पास. साक्षी कहाँ गई? तुम लोगों को बातें करने को टाइम दिया है क्या चारों को? बुक नहीं लाई, ये वो बहाने लिखो. कहीं तो कोई तो एक आधी बुक होगी ना.
प्रोविजन क्या है? अभी आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन. जो बच्चे फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं मैं उन सबके आंसर सुनूंगी, और जो ओल्ड वाले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी लिखा है उनके तो चेक करूंगी आंसर्स. क्वेश्चन दिखाओ. कैन मिस्टर रिच आस्क के टू कंप्लीट द पेंटिंग? यस ही कैन आस्क. नो, देन व्हाई नो? ये नहीं पता तो लिखो. नो का क्या आंसर होगा लिखो, प्रोविजन लिखो. यस का क्या होगा, प्रोविजन लिखो. गौर लिखना है सबसे पहले, तेरा आंसर सुनूंगी मैं. शौनक तो ऐसे है, ये दो चार लोगों के बीच में ऐसे छुप जाता है. तू थोड़ी तेरी जगह ही बदल दे अभी. नहीं नहीं नहीं, फैन क्या? फैन के हवा खाने के लिए आता है कि पढ़ने के लिए आता है? कि सिर्फ उधर ही फैन चालू है? ये दो भी चल ही रहे ना फैन. उधर से ही आवाज आती रहती मेरे को बार बार बार. जितना डिले करोगे उतना देर से क्लास. एक्स्ट्रा ब्रेक मिल गया था ना 15-20 मिनट मैं आने से पहले. टिफिन नहीं खाया? ठीक है. ढूंढना कुछ है नहीं, क्वेश्चन सामने है, आंसर लिखना है. बाकी सारे होमवर्क के साथ इसका भी आंसर कंप्लीट कर लेना कल तक. एग्जाम्पल देखा उधर फादर और सन का, तो अगर सन इज लायबल टू पे 5 लाख आल्सो, देन मतलब सन का लाइबिलिटी, सन का लाइबिलिटी. नहीं, फादर 55 lakhs था, 50 ऐसे और अगर मतलब